हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की। कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था गाइस, हमने इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना गाइस। उससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जहां पर आपको वीडियोस की जो पीडीएफ होती है वो मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर हैं? तो गाइस मैंने आपको बताया था स्तर और चरण होते हैं, 3 स्तर होते हैं और 6 चरण होते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। स्तर पूछे तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और स्तर अगर स्तर है तो 3 और चरण पूछता तो 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और ब्रूनर। तो अच्छा लड़का गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है वो एक स्टेज का नाम है और कौन से लेवल में आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम ये चीज़ कर चुके हैं कि जो गुड बॉय गुड गर्ल या अच्छा लड़का अच्छी लड़की ओरिएंटेशन है वो किस लेवल में आता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या फिर पोस्ट कन्वेंशनल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे गाइस। अभी इसका आंसर हम देखते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कोलबर्ग द्वारा निम्न में से कौन सी एक दुविधा के बारे में बात की गई है? हाइंज की, नेंच, रॉबर्ट और एल्बर्ट। तो किसकी बात की गई है कोलबर्ग के द्वारा? हाइंज की। तो गाइस मैंने आपको इसमें बताया था कि हाइंज जो होता है वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्या करे भाई, केमिस्ट की शॉप से वो चीज़ चुरा ले या फिर अपनी वाइफ को ऐसे ही मरने दे। तो मतलब ये मोरल रीजनिंग की बात आती है। यहाँ पर एक मोरल डायलेमा की बात की गई है कि वो दुविधा में है और फिर वो अपनी नैतिक तर्कड़ा मोरल रीजनिंग का यूज करके क्या करेगा। मोरल रीजनिंग क्या होती है? आप राइट और रॉन्ग के बीच में जब डिफरेंस करना समझ जाते हैं, सीख लेते हैं कि क्या आपके लिए सही और क्या आपके लिए गलत है, वो मोरल रीजनिंग कहलाती है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे। आपका एसएससी, आपका सीटेट और बैंक का अगर एग्जाम है तो अगर आप ये इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम देना है और क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब आप सही और गलत के बीच में आप तर्कना रीजनिंग लगाने लगते हैं, अपना तर्क लॉजिक लगाने लगते हैं, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को टैकल कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कभी कभी गाइस इतना सरल क्वेश्चन जैसे हम लोगों को पता है कि भाई ठीक है कोलबर्ग के द्वारा मोरल डेवलपमेंट दिया गया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया, पता रहता है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए या कभी ऐसा होता है कि माइंड से स्लिप हो जाए, आपको नहीं पता रहे कि भाई क्या चीज़ है। तो ये ज़रूर याद रखना है कि केवल आपको एज इट इज़ नेम से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत लाइटली नहीं ले सकते। सी टेट में किसी भी तरीके से कैसे भी घुमा के ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने इसी सेशन में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014, 16, 18 और 19 के ऐसे क्वेश्चन मिक्स किए हैं एज इट इज़। तो आपको उससे ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोलबर्ग के द्वारा कितने चरण दिए गए? तो यहाँ पर देखिए चरण की बात आ गई है, तो चरण अब आपको याद रखना है कितने? 6। चलिए यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग। और आपको इसमें ये पता लगाना है कि नैतिक तर्क की अवस्था कौन सी है। वर्णन डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। तो सबसे पहले वर्ड पढ़ना है संपूर्ण मानवता के लिए। ठीक,
चलिए इंग्लिश में और देख लेते हैं, क्योंकि इससे बायलिंगुअल अगर चलेंगे दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी गाइज। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी जो एक्सप्लेनेशन की जो लैंग्वेज है वो बायलिंगुअल रखूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ पाए। Right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement. देखिए गाइज, आपको क्वेश्चन में ही क्या देखने को मिल रहा है, आपको आंसर देखने को मिल रहा है अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है तो। चलिए अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, तो गाइज ये जो यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास, ये तो टेट फॉर टैट वाली हो गई, भाई तुमने मेरे लिए ऐसा किया तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यहाँ पर क्या है, बच्चा ही समझने लगता है कि कौन से रूल्स कब हम उनसे ऊपर बढ़ सकते हैं। भाई रूल्स तो हमारे वेलफेयर के लिए बने हैं, लेकिन उनसे भी बढ़कर हम कुछ कर सकते हैं। सोशल ऑर्डर, यहाँ पे तो रूल्स रूल्स हो जाते हैं। फिर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। देखिएगा इस क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया था। अगर आप बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को समझकर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये देखिए कैसे एज इट इज आंसर मिल गया। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या इन्होंने ये बात कही थी सोशल वो एथिकल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में, कि जब व्यक्ति मानवता के लिए अपने आप को या कानून को या सामाजिक समझौते को सबसे मतलब हर किसी चीज को मानवता से तोले नहीं, कि भाई यहाँ पर ह्यूमैनिटी और यहाँ पर सोशल रूल्स है, ऐसा ना हो। बस जो ह्यूमैनिटी है वो सर्वोपरि है। भाई लोगों की जान बचाने के लिए अगर हमें कोई रूल तोड़ना पड़ रहा है, कोई कानून तोड़ना पड़ रहा है, या फिर अपनी ही जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है, तो वो करेंगे। जैसे सैनिक वगैरह, सोल्जर्स, इवन बहुत से जो आम आदमी है वो भी आगे बढ़ चढ़कर आते हैं इस चीज को यहाँ तक पहुंचने के लिए। लेकिन कोलबर्ग के द्वारा ये कहा गया था कि केवल 100 में से 2% लोग ही ऐसे होते हैं, मतलब 100 में से केवल 2 लोग ही ऐसे होंगे जो कि अपने आप को मानवता के लिए बिल्कुल समर्पित कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर ये बात आ जाए कि रूल्स रूल्स हैं, रूल्स रिजिड हैं, केवल रूल्स को फॉलो करना है, तो वो आएगा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, ठीक, सामाजिक क्रम व्यवस्था। फिर अगर उसके बाद ये आ जाए कि भाई रूल्स को तो मानना है लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। आपका ये आ जाए कि भैया मैंने तुम्हारी बुक इसलिए फाड़ दी, वो छोटे बच्चे जो कहते हैं क्योंकि तुमने मेरी फाड़ दी थी। या फिर आज भी बहुत लोगों की सोच वहीं पर है कि भाई तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुमने मुझे एग्जाम में मेरी हेल्प नहीं की, या तुमने मुझे नोट्स नहीं दिए तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा। मतलब इस तरीके से अगर सोच अटकी हुई है तो वो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन पर है। फिर लेकिन अगर ऐसी सोच है कि भाई दूसरों के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बहुत से लोग ऐसे होते हैं गाइज जो फ्री में नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, मैंने बहुत से ऐसे चैनल देखे हैं जहाँ विदाउट एनी, मतलब कोई भी रुपए ना लेकर आपको सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उसके बावजूद भी वो 1 रुपए का भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में आ जाएंगे, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जहाँ पर वो मानवता के लिए अपनी चीज़ों को दांव पर लगा रहे हैं। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन सफिशियंट होगा और आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना एक्सप्लेन किया। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कम हो रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगी। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के लिए किस सोपान के अंतर्गत आएगा? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ चाइल्ड फॉल? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके जो माता पिता हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना है। थोड़ा सा समझना गाइज, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्ट इसलिए होना है क्योंकि आपके पेरेंट्स आप पर गर्व कर रहे हैं।
चलिए ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ओरिएंटेशन, कानून और व्यवस्था, दंड आज्ञाकारिता और सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो गाइज ये तीनों ऑप्शंस तो देखिए कहीं से भी नहीं, यहाँ पर कोई कानून की बात नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई ओबीडियंस केवल इसलिए नहीं कि आपको उनकी बात माननी है, क्योंकि वो आप पर गर्व कर रहे हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर कहीं भी पनिशमेंट वाली बात नहीं आई है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक रूल्स की भी बात नहीं आई है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की दिखने के लिए, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपको वो काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पूर्व परंपरागत जो प्री कन्वेंशनल लेवल है हमारा नैतिकता का, मोरालिटी का, वो किस बात से सहमति देता है। बहुत से नियम और मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। न्याय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है, और व्यक्ति के लिए नियम तथा जो मूल्य हैं वो बाह्य होते हैं। तो गाइस प्री कन्वेंशनल मतलब चाइल्डहुड। अब यहाँ पर बच्चे को जो नियम है, क्योंकि यहाँ बच्चा कहाँ फंसा हुआ है, दंड से बचने के लिए काम कर रहा है, और दूसरी बात वो कि जो बच्चा है वो टिट फॉर टैट वाली कंडीशन में अभी है। मतलब नोटबुक अगर फाड़ेगा कोई तो वो भी फाड़ देगा, उसको अगर कोई पेन पेंसिल नहीं देगा तो वो भी नहीं देगा। तो अभी उसमें ना नैतिकता विकसित नहीं हुई, नियम और मूल्यों को लेकर अभी उसमें चीज़ें नहीं आई हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन को समझे, या ऐसी किसी भी चीज़ को जो समाज से रिलेटेड है, जो नियम से रिलेटेड है, वो अभी उसमें विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। चलिए नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती। मैंने आपको क्रिटिक बताया था अगर आपको याद हो, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म देखने को मिल जाएगा। तो क्रिटिक में मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी, अगर आपने वो थ्योरी देखी है तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। चलिए फर्स्ट है, कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए। अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, और कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। तो गाइस मैंने बताया था इन्हीं की एक शिष्या है गिलिगन, इनके द्वारा ये बोला गया था कि आपने केवल मेल सैंपल्स लिए, आपने फीमेल्स को वरीयता नहीं दी। ठीक, तो यहां पर उन्होंने इसी चीज को क्रिटिक किया कि जो आपने वरीयता दी वो किसको दी, मेल को, मेल सैंपल्स को दी। और हो सकता है और बहुत बार होता भी है कि जो फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो बहुत अलग हो जाता है मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच हो जाती हैं। तो यहाँ पर गिलिगन का यही कहना था कि आपने मेल सैंपल्स को वरीयता दी, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने अपने जो लेवल्स हैं, जो स्टेजेस हैं, वो सब दिए। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने, जो गिलिगन इनकी स्टूडेंट थी, जो शिष्या थी, उन्होंने इनका क्रिटिक किया। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोलबर्ग का जो सिद्धांत था, तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक संबंध स्थापित किया, और उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो गाइज जो कोलबर्ग है उनका ये मानना था कि जो संज्ञानात्मक परिपक्वता और जो नैतिक परिपक्वता है उसके बीच एक सहयोग होता है। हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, क्योंकि आप नैतिक तर्कणा तभी लगा सकते हैं जब आप चीज़ों को कॉग्निटिव रूप से सोचेंगे, चीज़ों को माइंड से सोचते हैं, संज्ञान का विकास हो रहा है। संज्ञानात्मक मतलब आप जो रीजनिंग, जो तर्क लगा रहे हैं, सोचने की जो क्षमता है, आपके बोलने की क्षमता है, थिंकिंग पावर है, लॉजिकल पावर है, ये सब आपके ब्रेन माइंड से रिलेटेड होता है। ये संज्ञानात्मक पक्ष है।
तो गाइज यहाँ पर हमने अपने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। उससे क्या होता है, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।